हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेडरलिज्म के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना, क्योंकि वही रिपीट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, 4-5 बार आया हुआ है क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के कर दो, पॉलिटिकल पार्टीज कर दो। डोंट वरी, मैं सारे के सारे चैप्टर के PYQs अपलोड करूंगा। ठीक है, हम लाइन वाइज चलेंगे, पहले चैप्टर नंबर 1, 2 फिर आगे। और मैं हिस्ट्री के पहले ही PYQs हर चैप्टर के अपलोड कर चुका हूँ। साथ ही में मैं ज्योग्राफी के सारे PYQs अपलोड कर चुका हूँ। आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा या आई बटन में दे रखा होगा, तो वो आप जाकर देख लेना अगर आपको ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के PYQs चाहिए हो तो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला क्वेश्चन है कि एनी 5 फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, या मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म 2014, 16, 13, 15, 11, 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 6-7 बार आया हुआ क्वेश्चन है। और जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ना, तभी बता दिया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये बिल्कुल जो नोट्स है ना, जो जिस नोट से मैं पढ़ाता हूँ, ऑल्दो मैं ये चैप्टर पहले अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विद नोट्स है। तो अगर आपने चैप्टर नहीं समझा तो चैप्टर समझ के आ जाना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पेपर में, एग्ज़ाम में 1 महीना 1.5 महीना है, तो आप पहले वो चैप्टर की वीडियो देख कर आना, वो चैप्टर समझ कर आना। अगर कल या परसों या 2-3 दिन बाद है ना, तो ठीक है, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखो। गारंटी है कि एक एक क्वेश्चन इसी में से आने वाला है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इसलिए मैंने क्या किया है, और के भी लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं चाहता तो यहीं लिख देता 2016, 15, 13, बट मैंने जानबूझ के और के लिए कि बच्चों को पता चल जाएगा किस किस वे में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला तो फेडरलिज्म का मतलब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फेडरलिज्म इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज़ डिवाइड इनटू डिफरेंट लेवल। जब भी डिफरेंट लेवल पे पावर बटी हुई हो ना, यूनियन पे, स्टेट पे और लोकल पे, तो उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म का फीचर देखते हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल या टायर की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिफरेंट टायर सेम लोगों को गवर्न करती है, बट उनका जुडिक्शन अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है, देखो, जो CM है, CM के अंदर क्या आता है, पूरा का पूरा स्टेट आता है। एक MLA के अंदर क्या आता है, अपना जोन आता है। एक PM के अंदर क्या आता है, पूरी की पूरी कंट्री आती है। तो लोग तो सेम ही होते हैं, सेम ही लोगों को गवर्न करते हैं। ऐसा नहीं कि CM जो है वो दूसरी कंट्री के लोगों को गवर्न करेगा, ऐसा नहीं होता। सेम लोगों को गवर्न करते हैं, बट इनका इलाका अलग अलग होता है। ठीक है, चाहे मैटर ऑफ लेजिस्लेशन को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। ठीक है, यूपी वाला कोई CM दिल्ली के CM से टैक्स नहीं ले सकता है, दिल्ली के लोगों से टैक्स नहीं ले सकता, तो इनका जुडिक्शन अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द जुडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल या टायर ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर पावर एग्जिस्टेंट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि जितने भी जुडिक्शन होते हैं ना, जितने भी टायर होते हैं गवर्नमेंट के, उन सारे के सारे टायर्स की जो पावर होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी करता है। ठीक है, कोई भी उनकी पावर को छीन नहीं सकता। स्टेट गवर्नमेंट की पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट बिना कोई लॉ पास किए चेंज नहीं कर सकता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फंडामेंटल जो प्रोविजन होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अकेले चेंज नहीं हो सकते, यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकते। उसके लिए आपको दूसरी गवर्नमेंट का भी कंसेंट लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि सारी की सारी स्टेट की पावर कम कर दो, तो ऐसा वो अकेले नहीं कर सकती। जब तक स्टेट भी परमिशन ना दे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी फंडामेंटल प्रोविजन होते हैं ना, उसके लिए आपको सभी का कंसेंट, सभी टाइप की गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए 2 गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल या स्टेट के बीच में, या स्टेट टू स्टेट के बीच में, तो जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी है, वो एक अंपायर की तरह काम करता है और डिफरेंट जो लेवल पे जो गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने का ट्राई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है, ताकि इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले। मेरे कहने का मतलब है, जैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जो CM है वो दिल्ली के लोगों से पैसे वगैरह ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, पैसे तो नहीं, टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, यूपी के CM यूपी के लोगों से टैक्स ले सकते हैं। तो ऐसा जानबूझ के किया गया है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू पहले से बता दिए गए हैं कि हाँ, दिल्ली का जो CM है वो दिल्ली के अंदर जो है टैक्स वगैरह का देखेगा और टैक्स उनके पास जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है, ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले। बार बार स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हाथ ना फैलाना पड़े। जैसे अभी मान लो दिल्ली के अंदर जो CM है, यूपी के अंदर जो CM है, उनको बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर, या हमारी PM के पोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है इस टाइम, उनके पास जाकर बार बार हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा करने का, फेडरल सिस्टम लाने का 2 ऑब्जेक्टिव है। पहली बात तो कंट्री को यूनाइट रखना, और दूसरा है रीजनल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर गुजरात में गुजराती नहीं चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बना कर देती है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए लड़ाई भड़केगी इससे। तो
तो इसीलिए ऐसा किया गया है कि पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो भी अपना स्टेट का मैटर अच्छे से सॉल्व कर ले। अगर वो गुजराती चलाना चाहते हैं स्टेट के अंदर तो चला सकते हो। एक बार है ना, एक बच्चे का कमेंट आया था, बच्ची का कमेंट आया था शायद, उन्होंने, वो कर्नाटका से थी, उन्होंने बोला था कि सर मेरे को सिलेबस समझ नहीं आ रहा, आप समझा दो। तो मैंने भी जो जो उसमें वेबसाइट खोली, मैंने उनकी वेबसाइट खोल के देखा, तो वेबसाइट तो मैंने ट्रांसलेट कर ली इंग्लिश के अंदर, क्योंकि कर्नाटका में थी, कन्नड़ होता है, कर्नाटका होता है, आई डोंट नो। तो उसके बाद जब मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी तो पीडीएफ तो ऑफिशियल लैंग्वेज में ही आएगी, कन्नड़ में ही आई थी। तो फिर समझ रहे हो ना आप, ऐसा क्या क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर रीजनल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दी गई है, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया? यूनाइट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंट्री मेरी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर मेरे को थोड़ा सा एक एलियनेटेड वाली फीलिंग आएगी ना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो 2014 में और 15 में आया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म या होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। देखो, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्री है ना आपस में साथ आ जाए और एक बड़ी यूनिट बना ले तो इसे क्या कहते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। अगर आपको इटली, आपने कभी सुना कि कोई बोलता है कि मेरे को इटली का वीज़ा मिल गया, जर्मनी का वीज़ा मिल गया? नहीं, वो बोलता है मेरे को यूरोप का वीज़ा मिल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यूरोप का वीज़ा आपने ले लिया, शागेन वीज़ा कहते हैं उसको, अगर वो वीज़ा ले लिया तो आप यूरोप में कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो यही है कि जितने भी यूरोप की छोटी छोटी कंट्रियाँ थी ना, छोटी छोटी नहीं, बड़ी कंट्रियाँ हैं वो, तो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जब आपस में साथ आ जाती है और एक बड़ी यूनिट बना लेती है तो इसी को कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और ऐसा ही वो क्यों करती है? मतलब अपनी सॉवरेनिटी, अखंडता को भी बनाए रखती है, अपनी आइडेंटिटी को भी बनाए रखती है, और ऐसा वो इसलिए करती है ताकि सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। ऑब्वियस सी बात है, अगर सारी की सारी कंट्रियाँ मिल जाए यूरोप की तो एक तरह से सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसा किया जाता है। और इसमें जितनी भी स्टेट होती है ना, सबकी इक्वल पावर होती है। मैं बार बार स्टेट बोल रहा हूँ तो ये स्टेट नहीं है। जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना, अगर मान लो आपने 11th-12th में ली तो आपको पता चलेगा स्टेट का मतलब कंट्री ही होता है, ठीक है। तो जितनी भी कंट्रियाँ मिलती है ना कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में, उनकी इक्वल पावर होती है। कोई भी ये नहीं बोल सकता यूरोप के अंदर जी इटली ज़्यादा ताकतवर है, फ्रांस ज़्यादा, सबको इक्वल पावर है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है? एक बड़ी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ताकि उस पर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके। जैसे कि इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट बांटी गई है ना, और हर स्टेट के पास जो है इक्वल पावर नहीं होती। आपको पता है जम्मू कश्मीर के पास कुछ टाइम पहले थोड़ी ज़्यादा पावर थी, वहाँ पर आप घर नहीं ले सकते थे, ठीक है, और वहाँ पर उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। तो इसका मतलब है कि सारी की सारी सेंटर, मतलब जितनी भी स्टेट होती है एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास सेम पावर हो, उनके पास अलग अलग पावर भी रह सकती है, किसी के पास स्पेशल पावर हो सकती है। और साथ ही में इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है इंडिया। तो ये आपको कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर बहुत अच्छे से लर्न करना आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है, कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 1992 के अंदर एक अमेंडमेंट लेकर आई थी इंडियन गवर्नमेंट, यानी चेंज लेकर आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। वो क्या था उसके बारे में बताना है। सेम ही क्वेश्चन पूछा गया 2012 में, 12, अब दो बार, इसलिए मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। 2016, 17, 16 में मॉर्निंग इवनिंग, वही 2011 में, 14 में, 18 में सॉरी, फिर 11 में, फिर 10 में। तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट 6-7 बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये तो आपको करना ही है। तो सबसे पहले तो ये देखो, मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख रखा है, नोट्स के साथ ही समझाया। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर मैं इसको नोट्स में जो लिखा हुआ वो लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो यार, 1 मार्क्स कट जाए तो बोलना, ठीक है। बट थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की बात होती है कि आप बिल्कुल कैसे लिखते हो। तो इसी के लिए ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में उसका लिंक दे रखा होगा, हाउ टू फ्रेम योर आंसर या आंसर शीट इन बोर्ड एग्जाम। तो वीडियो ज़रूर जाकर देख कर आना, आपके 5-10 नंबर एक्स्ट्रा खुद ही बढ़ जाएंगे अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई तो। आपने देखे होंगे बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट वो फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंटेशन पीछे रह जाती है। तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ज़रूर जाकर देख कर आना, ओके। तो सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से, ठीक है, ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कुछ अमेंडमेंट किया था, ठीक है।
थर्ड टायर की गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई थी, लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई थी। ठीक है, तो क्या क्या थे वो अमेंडमेंट, उसके बारे में बताना है क्या क्या पॉइंट्स थे उसके। 1 2 3 4 5 चेंज आए थे। पहली बात तो मैंडेटरी कर दिया था कि लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये था कि SC ST और OBC के लिए सीट रिजर्व कर दी गई थी। ठीक है, किसमें, लोकल गवर्नमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1/3 जो पोजीशन थी वो रिजर्व कर दी गई थी वुमेन के लिए। ठीक है, मतलब अगर मान लो 100 बंदे चुने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के, तो जो 33 होगी वो वुमेन ही वुमेन होगी हमारी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, ताकि वो कंडक्ट करा सके इलेक्शन पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का। ठीक है, ये लोकल गवर्नमेंट ही होती है। गांव में जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसे पंचायत बोलते हैं, शहर में जो होती है उसे म्यूनसिपैलिटीज़ बोलते हैं। ओके, तो हमें समझ आ चुका है ये वाला पॉइंट कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया था इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर द पावर एंड द रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि आपको अपनी पावर और अपना रेवेन्यू, कुछ फंड लोकल गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। और ये जो पावर है, ये जो शेयरिंग नेचर है ना, वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। कोई स्टेट ज़्यादा पावर देता है अपनी लोकल गवर्नमेंट को, कोई कम पावर देता है। ठीक है, ओके जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखो 4-5 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको 3 लिस्ट बतानी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन। बड़ा इजी और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन में 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो ना, ठीक है, या 3 लिस्ट के बारे में लिखा हो, तो समझ जाना इसमें आपको क्या लिखना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और अपनी कॉन्करेंट लिस्ट। ओके जी, तो यही है कि आपको डिवीज़न बताना है, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिवीज़न हो रखा है, 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। ठीक है, यही है। ओके, तो इसका आंसर देखो सिंपल सा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट है, वैसे तो 4 है, मैं चारों के बारे में बताऊंगा आपको, बट 3 याद रखनी है आपको। 4 भी लिखना, मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। देखो, सबसे पहले तो यूनियन लिस्ट होती है। जिन भी मैटर्स पर, जिन भी सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है ना, उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। जिसमें डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, रेलवे और करेंसी। अभी नोटबंदी हुई थी 2016 में हुई थी शायद नवंबर में। तो वो जो नोटबंदी थी किसने कराई थी, स्टेट गवर्नमेंट ने, दिल्ली की गवर्नमेंट ने, यूपी की गवर्नमेंट ने, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाई थी। तो ये जो मैटर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। कोई भी करेंसी चेंज अगर करनी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। ओके, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट। ये बड़ा सिंपल है। जिन मैटर्स पर, जिन सब्जेक्ट पर स्टेट कानून बना सकती है उसको स्टेट लिस्ट कहते हैं। जैसे कि पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सर्विस, लिकर मतलब शराब होता है वैसे तो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो दिल्ली के अंदर जो बिजली फ्री है, बिजली और 200 यूनिट तक बिजली फ्री करवाई है, जो भी आप गवर्नमेंट है उन्होंने करवाई है। ठीक है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, और एक और होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें ना कुछ कॉमन मैटर होते हैं, स्टेट के भी और सेंटर के भी कुछ कॉमन मैटर होते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट एजुकेशन आपने देखा था, अभी NEP आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उस पर क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्टेट में क्या होते हैं, स्कूल से रिलेटेड कानून वगैरह बनाती रहती है। तो यानी एजुकेशन, ट्रेड और फॉरेस्ट जो है एक ऐसा मैटर है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी। पर अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने कानून बना लिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून चलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी NEP आई है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कुछ भी लॉ निकाल रखा हो एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, बट अब जो लागू होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लागू होगा, NEP लागू होगा। ठीक है, अब एक और लिस्ट होती है रेजिडुअरी लिस्ट। मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो सिर्फ ये 3 लिस्ट थी, कॉन्करेंट, अपनी यूनियन और अपनी स्टेट लिस्ट। बट अब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना बहुत सारे चेंज आ चुके हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ चुके हैं, क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले नहीं थी, जैसे कि साइबर क्राइम। ठीक है, ये जो क्राइम वगैरह होता था, इंटरनेट बैंकिंग अब होता है, पहले तो नहीं होता था। 1947 में तो इंटरनेट का नामो निशान नहीं था, है ना। तो उसी के लिए क्या था कि एक बनाया गया था रेजिडुअरी लिस्ट, जिसमें ये सारे के सारे मैटर को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, और इस मैटर पर यानी रेजिडुअरी लिस्ट पर, रेजिडुअरी लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का जो राइट होता है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे फेडरलिज्म को एक सक्सेसफुल फेडरलिज्म क्यों माना जाता है। ठीक है, वाई हैज़ फेडरलिज्म सक्सीड इन इंडिया। फेडरलिज्म जो है इंडिया में सक्सीड क्यों है, आपको 3 पॉइंट्स बताने और 3 ही पॉइंट्स है।
ओके ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। अगर बाई चांस ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो मैंने जो एक्सप्लेन कर रखा था ना पूरा का पूरा चैप्टर, वो जाकर आप देख कर आ सकते हो। डायरेक्ट आप उसका है ना सेकंड पार्ट खोलना, फर्स्ट पार्ट मत खोलना, क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट के अंदर ही एक्सप्लेन कर रखा है। आपका टाइम वेस्ट ना हो, अगर आपका थोड़ा कल परसों एग्जाम है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली सेकंड पार्ट खोलना, उसमें इसका आंसर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो फेडरलिज्म इंडिया के अंदर एक सक्सेसफुल माना इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत सारी पॉलिसी हमने बनाई है, बहुत सारी चीज़ें करी है, जिससे इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फेडरलिज्म माना जाता है। पहली चीज़ जो हमने करी है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाया है। ठीक है, जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया ना तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया था। बहुत सारे लोग ऐसे चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया जाए और हमारी लैंग्वेज को स्टेट में डाला जाए, जैसे कि गुजरात के लोगों ने किया रेवोल्यूशन कि हमें एक स्टेट दो, ठीक है, जहाँ पर गुजराती चले। महाराष्ट्र के लोगों ने मराठी के लिए किया, और भी बहुत सारे अलग अलग लोगों ने किया, तो उनकी डिमांड को सुना गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी डिमांड को सुना जाता है तो आपको लगता है कि हाँ ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारा देश है। अगर ऐसा उस टाइम ना किया जाता तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम आती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो लिंग्विस्टिक स्टेट के मामले में तो बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा। हमने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाकर दी है, जिससे लोगों को लगा कि हाँ जो इंडिया है वो हमारी बातें भी सुन रहा है, और इसीलिए लोग इंडिया के फेडरलिज्म की रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में जो लैंग्वेज है आपको पता ही है, इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करी जाती है, उसके बाद हिंदी है। ठीक है, मतलब वैसे देखा जाए तो हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, हम उसको नेशनल लैंग्वेज नहीं कह सकते, ना हिंदी ना इंग्लिश, वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो ऑफिशियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती है। बट इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, और इसमें ना एक और चीज़ आनी चाहिए थी, जो मैंने आपको बताया 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। एक 1956 के अंदर है ना इंडियन गवर्नमेंट एक कानून लेकर आई थी। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ बोला था कि ऑफिशियल जो भी होगा ना, अब वो सिर्फ इंग्लिश में ही, सॉरी हिंदी में ही पब्लिश होगा। ये बात बहुत सारे साउथ इंडिया के लोगों को पसंद नहीं आई, लीडर्स को पसंद नहीं आई। ऑब्वियस सी बात है, उनको जब हिंदी आती ही नहीं है तो फिर वो कैसे करेंगे। उन्होंने बोला हम सीखेंगे। देखो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आपको किसी चीज़ को फोर्स कर दो ना तो दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, देखो अभी आपको अपनी जो बुक्स है उसको पढ़ने में थोड़ा प्रेशर लगता होगा, दिमाग ख़राब होता होगा, क्यों? क्योंकि आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि जी पढ़ो ये बुक। बट जब दूसरी बुक है आपको कहानी वगैरह की स्टोरीज जो पढ़ने के लिए मिलती है वो बड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हो। तो ऐसा ही साउथ इंडिया के लोगों ने कहा कि यार हमको क्यों फोर्स किया जा रहा है, हम सीख लेंगे बट आप हम पे फोर्स मत करो। तो इसीलिए हमारे इंडिया में क्या था कि इंग्लिश को भी चलाया जाने लगा, मतलब इंग्लिश को भी कहा जाने लगा कि ठीक है आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि इसी वजह से उनको लगा कि हाँ यार इंडिया हमारी बातें भी सुन रहा है, तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म बना। नेक्स्ट है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, वैसे वैसे जो पावर थी वो हर अलग अलग ग्रुप के पास बढ़ती चली गई, अलग अलग पार्टी के पास बढ़ती चली गई। तो इससे क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट भी स्ट्रांग हुई, और यही था सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसकी वजह से फेडरलिज्म स्ट्रांग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब है कि मैंने आपको बता ही दिया था, इंडिया के अंदर क्या था कि सेंटर और स्टेट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई थी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के लोगों को लगा कि हाँ हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, एक डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है पावर का। तो इसी वजह से इंडिया का फेडरलिज्म एक स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म माना जाता है। ऑल तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मान लो बाई चांस है ना कभी कभी ये भी आता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट की प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, एक्सप्लेन करो 3 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये तो नहीं लिख कर आओगे 3 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप नोट्स ओपन करके सेकेंड पार्ट खोल के देख लेना, वही आपको लिखना है एज इट इज़, आपके नंबर पक्के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया, अब देखो यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने जो बोला था ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे और सेंटर, अब ये सेंटर स्टेट रिलेशन को बता रखा है। पूछा है कि 1990 से पहले सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा था और बाद में कैसा हुआ। सेंटर स्टेट रिलेशन बताना इंडियन फेडरलिज्म में। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन स्ट्रेंथन कैसे किया फेडरलिज्म, यही पॉइंट है। 2011 में 11 इवनिंग मॉर्निंग, ठीक है, और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आएगा इस बार भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि सेंटर स्टेट रिलेशन बताना है कि बहुत लंबे समय तक, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी है उसने इंडिया के अंदर रूल किया था। ठीक है, और उसने ना बहुत सारी अपनी पावर का मिसयूज़ भी किया था। उसने ना बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट को, मैं आपको चलो बता देता हूँ, 1957 में क्या हुआ था, जब इलेक्शन हुए थे ना, तो ज़्यादातर जो स्टेट थी वहाँ पर सारी की सारी स्टेट में अपनी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सिवाय केरला को छोड़ के। तो 1959 में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पावर का मिसयूज़ करके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का मिसयूज़ करके जो गवर्नमेंट थी ना
उसको हटा दिया और वहाँ पर दोबारा इलेक्शन करवाए। तो मतलब बहुत बुरी तरीके से अपनी पावर का मिसयूज़ किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। बट बाद में क्या हुआ, ये अचानक से 1990s में चेंज हो गया, उसके बाद चेंज हो गया क्योंकि अब है ना धीरे धीरे रीजनल पार्टी भी उभर के आ रही थी, ठीक है, और मतलब छोटी छोटी पार्टी भी उभर के आ रही थी। और उसी वक्त से स्टार्ट हुआ एरा ऑफ कोलिजन। कोलिजन आपको पता है ना, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी आपस में मिलकर गवर्नमेंट चलाए तो उसी को हम कोलिजन कहते हैं। तो यही होने लगा, किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली और उसको छोटी छोटी पार्टी को अपने साथ मिलाना पड़ा। और ऑब्वियस सी बात है, आप छोटी पार्टी को अपने साथ मिलाओगे, मेरे कहने का मतलब समझना, अगर मान लो सेंटर में मेरी गवर्नमेंट बनी है दिल्ली गवर्नमेंट के सपोर्ट से, मान लो दिल्ली में आप गवर्नमेंट है इस टाइम और हमारे सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, वो तो है ही। तो मान लो बीजेपी गवर्नमेंट जो बनी है वो आप गवर्नमेंट के सपोर्ट से बनी है। सपोर्ट का मतलब समझते हो ना। देखो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 272 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलती ना तो उसकी गवर्नमेंट नहीं बनती। मान लो हमारी बीजेपी को मिली 265 और जो 7 सीटें थी वो हमारी आप पार्टी ने बीजेपी पार्टी को दे दी कि ठीक है आप अपनी गवर्नमेंट बना लो। तो क्या कभी भी दिल्ली गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो अब बन जाएगी, वो क्या बार बार आपकी गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को छेड़ेगी? नहीं छेड़ेगी, क्योंकि अगर छेड़ा तो अपना सपोर्ट वापस ले लेगी। तो इसीलिए जो छोटी छोटी पार्टी है उनके आने से जो फेडरलिज्म था वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, ठीक है। दिस लेड अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। एक तरह से पावर शेयरिंग, ऑटोनोमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस कोलिजन एरा के स्टार्ट होने की वजह से। और इसी की वजह से जो फेडरल पावर है, पावर शेयरिंग है, वो ज़्यादा इफेक्टिव बना है आज पहले से। पहले इतना पावर शेयरिंग नहीं था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपनी मनमानी करती थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ही अपनी मनमानी करती थी, ज़्यादा पावर शेयर नहीं करती थी वो। बट अब तो पावर शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पावर शेयर होती ही होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब आप समझते हो, बहुत सारी यूनियन को मिला के इंडिया को बनाया गया है, ठीक है। वाई वर द सब पॉलिटिकल यूनिट ऑफ इंडिया गिवन द स्पेशल स्टेटस। बहुत सारी जो यूनिट है इंडिया के अंदर, यूनिट से मेरे कहने का मतलब है स्टेट कह सकते हो आप, उनको कुछ स्पेशल पावर दी गई है। ऐसा क्यों है? देखो, सबसे पहली बात तो है जब इंडिया बिकम एन यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश रूल टेरिटरी एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। इसका मतलब मैं बता देता हूँ। इंडिया में है ना, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया पे ब्रिटिश राज कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो प्रिंसली स्टेट थे, रजवाड़े थे, जहाँ पर राजा रानी वाला रूल चलता था इंडिया के अंदर। तो जो इंडिया है वो ब्रिटिश रूल टेरिटरी को भी उसने ओन किया था, साथ में अपना प्रिंसली स्टेट, उन्हीं को मिला के हमारा इंडिया बना आज। और बहुत सारे स्टेट को एक स्पेशल पावर दी गई थी, जैसे कि फ्रेंच और पोर्चुगीज़ के जो रूल टेरिटरी थी, गोवा जिसको हम बोल सकते हैं, उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर को भी स्पेशल स्टेटस दिया गया, आपको पता ही है, अब तो हट चुका है। बट आप लिख सकते हो कि ऑल दो दैट वॉज रिवोक्ड नाउ, ये आप लिख देना जब ये पॉइंट लिखो तो। और कुछ जो यूनिट है वो, कुछ जो स्टेट है या यूनिट कह सकते हो आप, वो इतनी छोटी है कि आप उसकी इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते, बट वो इतनी बड़ी है कि आप उसको किसी दूसरी स्टेट के अंदर नहीं मिला सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जैसे कि चंडीगढ़, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि दमन द्वीप, ये सारी की सारी हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट को देखें ना तो वहाँ पर भी ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रहती है, उनका डिफरेंट हिस्ट्री और थोड़ा कल्चर है, तो इसी वजह से उनको भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर ट्राइबल एरिया के हम अपने नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी आप घर नहीं ले सकते, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं। ऐसा वो क्यों किया गया है? ताकि उनका जो कल्चर है वो बचा रह सके, कोई बार बार इंटरफेयर ना करे, और उनको पसंद भी नहीं है। आप अगर वहाँ पर जाकर घर लोगे तो फिर आपका घर तो रहेगा बट आप नहीं रहोगे, ठीक है। मतलब तो थोड़े से अग्रेसिव है इस मामले में, क्योंकि जहाँ ह्यूमन का इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ता है ना, वो दिक्कत क्रिएट कर देते हैं ट्राइब्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नीड ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो ये है कि जो लोकल लेवल पे लोग होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से पता होता है। अब मान लो मेरे पार्क में बल्ब ख़राब हो गया, तो ये बात क्या बीएम को पता होगी? नहीं पता होगी, बट मेरे एमएलए को, जिसको मैंने चुना है, उसको पता होगी, या एमसीडी वालों को पता होगी, है ना। तो लोकल लेवल पे ही जो प्रॉब्लम है उसका पता होता है लोकल लीडर्स को। साथ में बहुत अच्छे से लोकल लीडर्स को या लोकल गवर्नमेंट को पता होता है कि कहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए, कितना करना चाहिए इफ़ेक्टिवली, ठीक है। क्योंकि देखो, पीएम का अगर ऐसे ही बजट बनाते गए कि जी लोकल गवर्नमेंट ये जो पार्क का बल्ब ठीक करवा, तो कितने पैसे लग जाएंगे, और आपको पता ही है करप्शन तो है इंडिया के अंदर। बट अगर लोकल गवर्नमेंट को सौंपी जाए तो वो बहुत सस्ते में और बहुत अच्छे से काम करवा पाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा,
ठीक है। और साथ ही में क्या होता है, इससे है ना डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन बढ़ता है। अब देखो, अभी है ना मेरे एरिया में मान लो एक लड़का है जो खड़ा हुआ है, एक पर्सन है जो खड़े हुए हैं इलेक्शन के अंदर, वो मेरे जान पहचान के हैं, ठीक है, और मेरे को पता है वो देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, इलाके के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो मैं उनको प्रमोट करूंगा। अब मैं जब वोट देने जाऊंगा तो फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के वोट होंगे, मैं तब भी देने जाऊंगा। तो इससे मेरा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन बढ़ता है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन मेरा बढ़ता है। मैं जब एक इलेक्शन में वोट दूंगा तो मेरे को लगेगा हाँ यार, पूरे देश में भी इलेक्शन और वोटिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सब वोट में देने जाऊँगा, सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूँगा, तो इससे पार्टिसिपेशन बढ़ता है। ओके, लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेटिक, मेनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है ना, वो लोकल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट को भी इम्प्रूव करता है। मतलब देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रूलर। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी तो यही होता है, लोग ही अपने नेता को चुनते हैं और वही उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एट बॉटम लेवल, एट लोकल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है कि सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को इक्वल पावर नहीं होती। एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल। पता ही आपको, मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया के अंदर सारी स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है, किसके पास ज़्यादा पावर भी है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता था, बट अब चलता है, ठीक है। वहाँ पर आप घर नहीं ले सकते थे, बट अब ले सकते हो। 370 आर्टिकल था, ठीक है, बट अब वो रिवोक्ड हो गया, 2019 में रिवोक कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और साथ ही में यूनियन टेरिटरी भी है, यूनियन टेरिटरी के पास भी ज़्यादा पावर नहीं होती। जैसे दिल्ली यूनियन एक टेरिटरी है, दिल्ली के जो सीएम है वो बार बार बोलते रहते हैं कि हमें पावर दो, हमें पावर दो, ये पूरी स्टेट नहीं है, इसको पूरा स्टेट बनाओ, तो ये प्रॉब्लम चलती रहती है। दिल्ली की जो, अच्छा, वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है ना, वो सीएम की बात मानेगी, ममता बनर्जी की बात मानेगी, पर जो दिल्ली की जो पुलिस है ना, वो सीएम की बात नहीं मानेगी। मतलब आप गवर्नमेंट के केजरीवाल जी की बात नहीं मानेगी, क्योंकि वो इनके अंडर नहीं आती, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में जो पुलिस वगैरह होती है ना, वो आपकी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात सुनती है, ठीक है। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ की जो पुलिस है वो सीधा होम मिनिस्ट्री की बात सुनेगी। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों अच्छा है, मतलब एक तरह से आइडिया बताना है कि क्यों अच्छा है, ये बताना है, और साथ ही में आपको रूरल एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है वो बताना है। पहली बात तो, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो इससे क्या होता है कि लोकल लेवल पर ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है, और इससे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बढ़ता है। ये जो ऊपर पॉइंट था ना, वही है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्राम पंचायत, साथ ही में उसके ऊपर जो होती है, मतलब ये है ना, मैंने वही थर्ड पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करा था, थर्ड पार्ट में मिल जाएगा। रूरल का दे रखा है इसमें, बट क्या पता अर्बन का भी आ जाए, तो वो वीडियो देखकर आ सकते हो आप, ठीक है। ग्राम पंचायत और बहुत सारी ग्राम पंचायत को मिलाने के बाद बनता है ब्लॉक, मंडल या पंचायत समिति। बहुत सारे पंचायत समितियों को मिलाने के बाद बनता है जिला परिषद, ठीक है। सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, फिर नीचे होता है पंचायत समिति, उसके बाद होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। जो पंचायत का हेड होता है ना, उसको सरपंच कहा जाता है, ठीक है। और उसके यानी अर्बन एरिया में क्या कहा जाता है, अर्बन एरिया में मेयर कहा जाता है, म्यूनसिपैलिटीज़ के लीडर को, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम सभा का काम क्या होता है, ठीक है। अ बॉडी कंप्राइजेज ऑफ ऑल द एडल्ट मेंबर, ये मैं बताता हूँ, इसकी बात हो रही है, ठीक है। ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत इसके यानी ग्राम सभा जो होती है, ग्राम पंचायत के जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो करती है, ठीक है। इस पूरे ग्राम पंचायत को चुनने का काम ही ग्राम सभा का होता है, ठीक है। ग्राम सभा में कौन आते हैं, जितने भी लोग हैं ना जो एडल्ट है 18+ एज के हैं, वो सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, ठीक है। और उनके काम क्या क्या होते हैं, पहली बात तो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं, समझ आ गया ना। ग्राम सभा जिसमें सारे के सारे 18+ ईयर के ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, वो किसको चुनते हैं, ग्राम पंचायत को चुनते हैं, ठीक है। और साथ ही में देखते हैं कि पंचायत वगैरह सही से काम कर रही या नहीं कर रही, सुपरवाइज करते हैं उनको, एनुअल बजट पास करते हैं, और एक हर साल एक रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। मतलब रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस, ग्राम पंचायत का काम ढंग से हुआ है नहीं हुआ, क्या दिक्कत क्या नहीं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट ने जो है एक अच्छा इम्पैक्ट भी छोड़ा है हमारी नेशनल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013-12 में आया हुआ क्वेश्चन है कि लोकल गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ा है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी पे। अच्छे वे में बात हो रही है, बट कुछ प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम ज़रूर आती है, ठीक है। तो क्या अच्छा इफेक्ट छोड़ा है, पहली बात तो ये है कि इससे डेमोक्रेसी ज़्यादा डीपन हुई है, मतलब लोकल लेवल पर भी डेमोक्रेसी आई है,
और साथ ही में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, वुमेन की वॉइस भी सुनी जा रही है, वुमेन का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बढ़ा है। ये दोनों की दोनों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है ये लोकल गवर्नमेंट में 1/3 जो सीटें हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व करी गई है, ठीक है। बट कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम कैसे है कि इलेक्शन रेगुलरली नहीं होते, ठीक है। बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फंड और जो रिसोर्सेज है वो लोकल गवर्नमेंट को नहीं देते, और साथ में पावर भी ट्रांसफ़र नहीं करते लोकल गवर्नमेंट को, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज क्या क्या है। पहली बात तो क्या होता है कि जब पावर शेयर करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। अब लड़ाई झगड़े का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारी प्रॉब्लम को, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम को लोकल लेवल पर ही फिनिश कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, सेटल कर दिया जाता है, क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं, लोकल लीडर होते हैं, उनको अपनी लोकेलिटी की प्रॉब्लम को के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, पीपल हैव बेटर नॉलेज अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम। अभी मेरे पार्क में बल्ब ख़राब हो जाए, या मतलब मेरे इलाके में मान लो पानी भर जाता है ना बारिश के टाइम में, तो ये प्रॉब्लम जो है मेरे को पता होगी, पीएम को सीएम को थोड़ा ना पता होगी, स्टेट गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा नॉलेज थोड़ी ना होगी उसको। बट जो यहाँ पर रह रहा है, जो लोकल लीडर जिसको हम चुनेंगे, वो तो जानता होगा इस प्रॉब्लम को। दे नो बेटर वेयर टू स्पेंड मनी। ये जो मैंने ऊपर आंसर दिखाया था ना, लोकल गवर्नमेंट, वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट, वही है, सेम ही है, ठीक है। साथ में कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कितने अच्छे तरीके से लगाना चाहिए, उसके बारे में पता होता है, और इससे डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो, मतलब डिसीजन मेकिंग जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है लोगों का, मतलब लोग डेमोक्रेसी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। बच्चे वीडियो देखते हैं, उनको अच्छी लगती है, लाइक करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर नहीं करते। सब्सक्राइब भी करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, बट शेयर नहीं करते। शेयर क्यों नहीं करते यार? देखो, जब मेरे पे बर्डन बढ़ेगा ना, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और थोड़े व्यूज़ आएंगे, तो मेरे पे भी बर्डन बढ़ेगा कि हाँ यार, बच्चे तो अपना काम कर रहे हैं, बट क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ? क्या मैं उनको बेस्ट कंटेंट दे पा रहा हूँ? क्या मैं उनको जल्दी से जल्दी कंटेंट दे पा रहा हूँ? तो ऐसा तभी प्रेशर बनेगा जब मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट तो पहली बात बहुत है आपका, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से 30,000 क्रॉस हुए। 3 सब्सक्राइबर भी सोच के नहीं आया था मैं, क्योंकि मैंने किसी का भी एक तरह से कह सकते हो आप सपोर्ट नहीं लिया, खुद किया है जो अकेले किया है। थंबनेल से लेकर जो भी चीज़ें थी, धीरे धीरे सब कुछ सीखा है, और आपके सपोर्ट की वजह से बहुत सारे बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प करी है। चाहे वो थंबनेल हो, मतलब कि सर ऐसा थंबनेल बनाओ, बना के भी दिया है बहुत सारे बच्चों ने, टैग टाइटल के बारे में बताया है, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो थैंक यू सो मच। जितना पार्टिसिपेशन मेरा नहीं है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेन पॉइंट स्टडी पे, उससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आपका है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दोबारा से थैंक यू सो मच। बट यार आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको भी, आपका आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो जैसे मर्ज़ी, ठीक है, आज इस साल नहीं तो अगले साल जो भी होगा, बट आपका आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए मैं एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगाऊंगा, ठीक है। बट आप भी अपना प्रेशर मेरे पे बनाए रखो। तो इसी के लिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करें करो यार, क्योंकि एक ही तरीका है जिससे मेरे को पता चलेगा कि लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। पहले तो लाइक करे करो, कोई दिक्कत हो, कोई पूछना हो या अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करे करो और शेयर करे करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा देना। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा आपको कि आपने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो इसी के लिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं यूट्यूब से कैसे अर्निंग करता हूँ, मैंने कैसे करी, मेरी जर्नी कैसे रही, और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बच्चों को भी मैंने देखा है थोड़ा पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट लाइफ में आती है ये प्रॉब्लम, तो बार बार पेरेंट्स से मानने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। तो उसी के लिए मैं बताने वाला हूँ कि मैं कैसे अर्न करता हूँ, और कोई भी कर सकता है। आप ये मत सोचो मैं 15 साल का हूँ, 16 साल का हूँ, मैं नहीं कर, अरे सारे कर सकते हैं दोस्त, तो आप भी कर सकते हो। तो उस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसमें 1000 सब्सक्राइबर हैं, बट एक्चुअली उसमें 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप भी पीछे मत रह जाना, ऑल्दो मैंने कुछ वीडियो भी नहीं डाली, तो आप भी पीछे मत रह जाना। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन आए, ठीक है। क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचाने वाला हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।